हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि जब भी आपको आपके आसपास या किसी भी आपके जानने वाले को पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या पाइलोनेडल साइनस जैसा कोई रोग हो, तो आप छारसूत चिकित्सा को एज ए ट्रीटमेंट विकल्प जरूर चुनें। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इफेक्टिव है, इकोनॉमिक है और सबसे बड़ी चीज ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं एंडोरेक्टल डिजीज में ट्रीटमेंट के, जैसे स्टेनोसिस होना, स्ट्रक्चर बनना, मतलब मलद्वार का कड़ा हो जाना या ढीला हो जाना, या मल को ना रोक पाना, जिसे हम लोग फीकल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ये भी हम लोग इसमें नहीं देखते हैं और इसका सक्सेस रेट भी बहुत हाई होता है और इसमें रिकरेंस के रेट भी बहुत कम रहते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे मन में कुछ भ्रम होते हैं, मिथ्स होते हैं, कंफ्यूजन हमारे समाज में भी है और कई बार हमारे मन में बहुत सवाल होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हम उस प्रोसेस को अच्छे से समझना भी चाहते हैं। क्या वो वैज्ञानिक रूप से मान्य है, क्या वो स्टैंडर्डाइज है, आज के समय के हिसाब से वो परफेक्ट है कि नहीं है। दोस्तों, इसी पे को ध्यान में रखते हुए हमने इस पे आधारित प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की है, जो इस पे संभावित प्रश्न होते हैं, हम उसका एक लॉजिकल और साइंटिफिक जो उत्तर है वो देने की कोशिश करते हैं। अगर आपके मन में भी इस चिकित्सा को लेने से पहले कोई भी भ्रम है, कोई कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल है, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, चाहे मैसेज में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी हम उसका एक लॉजिकल और ऐसा जवाब, एक साइंटिफिक जवाब देने की कोशिश करें कि आप इस चिकित्सा विकल्प को आसानी से चुन सके। दोस्तों, इसी क्रम में आज का जो हमारा सवाल है, ये 17 नंबर का सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें पूछा गया है कि छारसूत चिकित्सा में जो उपयोग होने वाले औषधीय घटक हैं, उनकी गुणवत्ता और उसके मानकीकरण को हम लोग कैसे सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, किसी भी थेरेपी को जब हम लोग लेने जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, छारसूत को स्टैंडर्ड करने के लिए काफी समय से क्लिनिकल और जो एनालिटिकल रिसर्च वर्क है वो काफी समय से किए जा रहे हैं और वेरियस फिजिकल और केमिकल पैरामीटर को सुनिश्चित किया गया है, ताकि छारसूत्र को काफी हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकें। जब हम किसी चीज को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो उसमें हम लोग जो बेसिक इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जो भी प्रोसेस यूज करते हैं, वो हम चाहते हैं एक एक चीज मानकों के अनुसार हो और पूरी तरह से वो प्रक्रिया मानकीकृत हो। ऐसे ही इसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है और जो इसका स्टैंडर्डाइजेशन है, इसको सुनिश्चित करना इसलिए भी बहुत आवश्यक है, ताकि ये चिकित्सा की जो पद्धति है ये पूरी तरह से वैज्ञानिक हो सके, साइंटिफिक हो सके, इफेक्टिव हो सके और बहुत ही ज्यादा सेफ हो सके। सबसे बड़ा पैरामीटर होता है किसी भी ट्रीटमेंट का सेफ्टी प्रोटोकॉल भी होना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन इसीलिए किया जाता है ताकि उसके सेफ्टी मेजर को हम लोग और अच्छे से कर सके। दोस्तों, इसके लिए जो औषधि चीजों की जो गुणवत्ता है, उसका जो हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, उसकी पूरी जो गाइडलाइन है उसको हम लोग कुछ पैरामीटर पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इसमें हम लोग जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग एक पैरामीटर सेट करते हैं कि सबसे पहले जब भी हम लोग किसी औषधि को लेते हैं तो उसको हम लोग बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से लेते हैं, ताकि हम सही द्रव्य को चुन सकें और उसमें जो प्योरिटी है, जैसे धूल मिट्टी, फफूंदी, कीड़े मकोड़े आदि से वो मुक्त होनी चाहिए। उसमें जो फॉरेन मटेरियल है जैसे वो 2% से कम होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है। ये एपीआई मतलब आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के मानक के अनुसार है और उसमें जो नमी की मात्रा है, मतलब सूखने पे जो उसके परसेंटेज बचे, वो भी निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिए। और दूसरा पैरामीटर यह है कि जो औषधि द्रव्यों के जो फाइटोकेमिकल जो स्टैंडर्ड होते हैं, वो अगर हम लोग देखें तो पीएच होता है। इसमें जो भी द्रव्य हम लोग लेते हैं उसका जो पीएच है वो हम लोगों ने डिसाइड पहले से कर रखा है। जैसे अपमार्क क्षार हम लोग लेते हैं, तो चूंकि क्षार जब भी हम लोग किसी चीज को बर्न करते हैं उससे जो ऐश बनती है उससे ही लेते हैं, तो इसकी जो ऐश वैल्यू है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है कि कुल राख और उसमें जो अघुलनशील पदार्थ है वो भी हमें पता होने चाहिए। और जब भी हम लोग किसी चीज को लेते हैं तो इसकी एक्सट्रैक्शन वैल्यू, मतलब उसमें जो वाटर में इसका सॉल्व होने वाला पार्ट है और अल्कोहल में सॉल्व होने वाला पार्ट जो है वो भी हमको पता होना चाहिए। ऐसे इसकी फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग भी करते हैं, जिससे इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे टैनिन है, क्षार है या अल्कली है या फ्लेवोनॉइड है, वो भी हमको पता चले। और इसमें जो माइक्रोबियल लोड टेस्टिंग है वो भी हम लोग करते हैं, वो भी पैरामीटर के अंदर होनी चाहिए। इसमें जो टोटल बैक्टीरियल काउंट हम लोगों ने स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा है वो लेस देन 10³ CFU पर ग्राम रखा है, और जो फंगल क्वांटिटी रखी है, फंगल एलिमेंट के लिए रखी है
फंगल काउंट वो लेस देन 10⁻² CFU पर ग्राम रखा है। ऐसे ही जब हम लोग पैथोजन टेस्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं इसमें ई कोलाई, सैल्मोनेला या स्टेफिलोकोकस का कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। इस तरह ये जो 3 पैरामीटर हमने फॉलो किया। अब हम लोग उसके बाद देखते हैं कि जो इसमें विशेष औषधियां क्षार निर्माण के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं उसका मानक क्या है। अगर हम लोग देखें जो इसमें हम लोग अल्कलिनिटी सुनिश्चित कर रहे हैं वो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के लगभग सेट करते हैं। और ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो स्नोही का जो हम लोग पीएच सेट करते हैं, पीएच वैल्यू जो सेट करते हैं वो 5.6 के आसपास करते हैं और हरिद्रा की 6.2 के आसपास हम लोग स्टैंडर्ड में मानते हैं। और जो अपामार्ग है उसकी हम लोग 10.2 के आसपास पीएच मानते हैं। ऐसे ही इसका स्मेल है, इसकी कलर है, इसके लिए भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं। और जो भी ड्रग होती है उसकी जो डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी है, उसको भी हम लोगों ने फिक्स कर रखा है। अब हम इन जब एक्टिव इंग्रेडिएंट के बाद में हम लोग जब छारसूत को प्रिपेयर्ड फॉर्म में देखते हैं तो हम लोग जो इसमें सूत्र लेते हैं उसकी जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है कि जो टेंजाइल स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं वो 5.83 kg के आसपास हम लोग देखते हैं। उसकी जो लेंथ है हम लोग 30 सेंटीमीटर के आसपास लेते हैं और उसकी जो हम लोग डायमीटर लेते हैं वो 1.9 मिलीमीटर के आसपास लेते हैं। अब हम लोग प्रिपेयर्ड छारसूत की अगर बात करें तो इसकी जो हम लोग पीएच सेट करते हैं, पीएच वैल्यू वो हम लोग लगभग 9 से 11 के आसपास सेट करते हैं। कोटिंग हमको पता ही है कि हम लोग 21 कोटिंग करते हैं जिसमें स्नोही की 11 रहती हैं, अपामार्ग की 7 रहती हैं और हरिद्रा की 3 कोटिंग रहती हैं। और अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसका जो डायमीटर है 1.9 होना चाहिए और जब भी हम लोग इस पे कोटिंग करते हैं कोटिंग जो भी है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से होनी चाहिए। और कोटिंग के सारी कोटिंग के बाद में जो उसकी मोटाई है वो लगभग 2.1 मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए। और अगर हम लोग देखें कि जो इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ है बनने के बाद वो भी लगभग उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग हेमरॉइड का लाइगेशन करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा प्रेशर के साथ में उसको लाइगेट करते हैं तो उसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अब जब हम लोगों ने इतनी सारी बात कर ली उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हम लोग जो एनालिटिकल मेथड इसके लिए यूज करते हैं वो हम लोग जैसे टीएलसी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम लोग यूज करते हैं, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं और यूवी स्टेरिलाइजेशन इसमें करते हैं। और ये सारी जो स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस हैं ये आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया से लिए गए हैं, CCRS के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर छारसूत से लिए गए हैं, आयुष गाइडलाइन ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स लिया गया है और नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से सारे जो प्रोटोकॉल और गाइडलाइन ये हमने जो अभी आपको बताई है ये सारी इन्हीं से ली गई हैं।